नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एमपी लाइव के प्रोग्राम कोरोना अवेयरनेस फॉर यूथ। इस वेबिनार में मुख्य रूप से हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त पैनल से। एक डॉक्टरों के एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार पैनल में शामिल हैं बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर, जिन्होंने इस पूरे कोरोना काल में लगातार कोरोना का पूरा घटना चक्र देखा है, रोगियों के साथ काम किया है, उनको सही किया है और प्रैक्टिकल अनुभव के साथ साथ उनके पास इस बारे में बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। विशेषकर युवाओं को बताने के लिए उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अभिषेक खरे और मेरे साथ हैं एमपी लैब के एडिटर इन चीफ अजय सिसोदिया जी। नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं सभी पैनलिस्ट का, और मैं बहुत जल्दी से परिचय करा देता हूं सभी पैनलिस्ट का यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा डॉक्टर अरुण कुमार पांडे जी के साथ। अरुण कुमार पांडे जी बेसिकली वीसी हैं ग्लोबल मानसरोवर यूनिवर्सिटी भोपाल के, बहुत ही सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं। ऑलरेडी 12 बुक लिख चुके हैं, बॉटनी के बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं, बहुत सारा इन्होंने काम किया हुआ है कोरोना अवेयरनेस के लिए। तो अभी हम सर से उनके अनुभव जानेंगे। इसके अलावा हमारे जो पैनल में हैं वो हैं डॉक्टर ए.के. चौधरी जी। डॉक्टर ए.के. चौधरी जी मेडिकल डायरेक्टर हैं एलन मेडिकल और जेके हॉस्पिटल भोपाल के। इसके अलावा हमारे पैनल में है डॉक्टर जूही गुप्ता, जो BHMS हैं और ये मुख्य रूप से टीचिंग कर रही हैं ह्यूमन साइकोलॉजी गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज भोपाल में। इसके अलावा हमारे साथ पैनल में हैं इस समय डॉक्टर परविंदर लुबाना जी, जो इंदौर से कनेक्ट हुए हैं। ये मुख्य रूप से कोविड इंचार्ज हैं, डॉक्टर एप्पल हॉस्पिटल के हैं ये इंचार्ज। इसके अलावा ये डायरेक्टर हैं दशमेश हॉस्पिटल के, डायरेक्टर कोलेट्रल कैंसर जो फाउंडेशन है उसके। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रजनीश जोशी जी, जो एम्स के कोविड सेंटर के इंचार्ज हैं। और इसके अलावा हमारे साथ महेंद्र वर्मा जी भी जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में, जो प्लाज्मा डोनर हैं और उन्होंने काफ़ी भोपाल के उन पहले व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया। तो आज बात की शुरुआत करते हैं। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा शब्द बन गया है जो जीवन का पर्याय है। कोरोना काल के आरंभ होने से लेके अब तक ये जीवन का पर्याय बन चुका है। शब्द कई लोगों को ये शब्द इरिटेट करता है, जिस तरह से कॉलर टोन में सुनाई देता है, लेकिन इसके अलावा यही वो 2 चीज़ें हैं जो आज हमें कोरोना की जंग में आगे बनाए हुए हैं, और यही वो चीज़ें हैं जो हमें आगे ले जा सकती हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना वो करते हुए बात की आरंभ करते हैं डॉक्टर अरुण कुमार पांडे जी के साथ। तो पांडे सर, मुख्य रूप से आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जो कोरोना काल में आपका अनुभव रहा है, आप एक यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, बहुत सारे युवाओं को आप गाइड कर रहे हैं, तो आपके क्या अनुभव रहे और आपने क्या किया बेसिकली कोरोना काल में युवाओं के लिए? थोड़ा सा अपने अनुभव शेयर करें। पहले तो मैं मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं। और आज जब पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना की जंग से लड़ रहा है, इस समय हमारी भी ये प्राथमिकता रही है कि हम कोरोना में जागरूकता करें, युवाओं के लिए खास तौर से, और देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने शुरू में ही, जब ये लॉकडाउन हुआ था, उसी समय से हम लोगों ने जागरूकता अभियान शुरू किया। उसके साथ साथ खास तौर से उस समय जो लोगों को एक भोजन की बहुत बड़ी समस्या चल रही थी, तो हम लोगों ने सेवा भारती के माध्यम से सभी लोगों को, जो नीडी लोग थे, उनको हमने मुफ्त राशन की व्यवस्था की। उसके साथ साथ हम लोगों ने अपने संस्थान में कोविड टेस्टिंग सेंटर भी बनाया और क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया। तो जहाँ तक जागरूकता की बात है, वो हम लोगों ने पम्पलेट्स के माध्यम से, और उसके साथ साथ हम लोगों ने जो वेबिनार्स कई कोरोना पर किए, ताकि लोग जागरूक हो सकें, इसके बारे में जान सकें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड मेडिसिन में, तथा मानसरोवर डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सभी में
सभी डॉक्टरों को ट्रेनिंग भी दी गई और उसके साथ साथ आयुर्वेद कॉलेज में काढ़ा बनाया गया, जो तमाम तरह के जो हर्ब्स हैं, जो औषधीय पौधे हैं, उनको मिलाकर काढ़ा बनाया गया और 1 लाख से ज़्यादा काढ़ा के पैकेट हम लोगों ने भोपाल एयरपोर्ट पर, हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर, CISF कैंप में और अन्य स्थानों पर वितरित किया। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा अभियान रहा कि सभी लोग काढ़ा का इस्तेमाल करें और अपनी इम्यूनिटी बनाए रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि आज जब तक वैक्सीन नहीं आती है कोरोना की, तब तक हमें अपने इम्यून सिस्टम को ठीक रखना है। और इसके साथ साथ जो हमारे चिकित्सक हैं आयुर्वेदिक कॉलेज और डेंटल कॉलेज में, वो कोरोना वॉरियर बने, जगह जगह शहर में वो गए, उन्होंने सैंपल्स भी लिए और उसके साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया। तो ये इस जहाँ तक युवाओं की बात है, इस कोरोना काल में ये संभव नहीं था कि स्टूडेंट्स को बुलाकर हम क्लासेस संपन्न कराएं, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज का सहारा लिया और सभी स्तर पर मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय में जितने भी विषय चल रहे हैं उसमें, तथा उसके साथ साथ जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सभी में हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा कि विद्यार्थियों का कोई नुकसान न हो। तो एक ये बात तो अपनी जगह रही। उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि आज जब 94 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, तो ये जिम्मेदारी हम सभी की है कि हम मास्क भी लगाएं, लोगों को जागरूक भी करें और इस क्रम में मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने मास्क भी वितरित किए निःशुल्क। उसके अलावा सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया और हमारे इस ग्रुप के जो प्रो चांसलर हैं इंजीनियर गौरव तिवारी जी, वो स्वयं जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उन्होंने कोरोना का जो ये विशेष फंड कोविड के लिए बनाया गया है उसमें सहयोग राशि भी उन्होंने दी। तो इस क्रम में अगर हम देखें कि हमने जितनी भी संभावनाएं हैं जागरूकता की, लोगों को कोरोना से बचाने की, और अंत में हम लोगों ने जो लोग कोरोना से संक्रमित हो गए और ठीक भी हो गए, उनके लिए भी हम लोगों ने एक अभियान चलाया है कि वो हमारे यहाँ आकर के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पंचकर्म में अपने शरीर में, कई बार ये होता है कि जिनको कोरोना हो जाता है उनके जोड़ों में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, तो उसके लिए वो हमारे यहाँ आकर पंचकर्म भी लोग करा रहे हैं। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो हम विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, जितने हमारे चिकित्सक हैं, समाज के लोगों को, समाज के सभी वर्गों के लिए मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने कार्य किया है और यही उद्देश्य है श्री साईं ग्रामोत्थान समिति का, जो एक समाज सेवी संस्था है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम लोगों ने इस कोरोना काल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और ये हमारा कार्यक्रम निरंतर जारी है। ऐसा नहीं है कि इस समय हमने इन सब कार्यक्रमों को बंद कर दिया है, बल्कि निरंतर ये हमारा प्रयास जारी है और आगे भी चलता रहेगा जब तक कि कोरोना की वैक्सीन न आ जाए और सब लोग स्वस्थ न हो जाएं। सर, आपने अपने अनुभव शेयर किए और हमारे साथ डॉक्टर कृष्णा सिंह भी जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं उनके लिए भी बता दूं कि कृष्णा सिंह जी बेसिकली चिरायू हॉस्पिटल है भोपाल में, उसके कोविड सेंटर के इंचार्ज हैं और इनके बारे में बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। और इस तरह का जो डॉक्टरी पेशे का सही मायने है, विगत लगभग 8 माह से जो कृष्णा सिंह जी हैं ये अपनी फैमिली से नहीं मिले हैं, लगभग 10,000 से ज़्यादा कोरोना पेशेंट का इलाज कर चुके हैं। तो कृष्णा सिंह जी से प्रश्न पूछेंगे एडिटर इन चीफ एमपी लाइव के अजय सिंह जी। डॉक्टर कृष्णा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मेरा आपसे सवाल, डॉक्टर कृष्णा आप सुन पा रहे हैं? यस सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा सवाल आपसे यह है कि 10,000 पेशेंट लगभग आप कोविड के देख चुके हैं और 8 महीने आप अपने परिवार से दूर रहे हैं, तो एज एन कोविड डॉक्टर ये किस तरीके का सैक्रिफाइस है, ये किस तरीके का बलिदान है? मैं चाहता हूँ ये बात आप सोसाइटी के सामने रखें कि एज अ डॉक्टर ये कितना चैलेंजिंग है। बात में तो थोड़ा डर था इन चीजों से लड़ने के लिए, लेकिन अब एक आदत सी हो गई है ऐसे जीने की। तो लेकिन जब आपका पेशेंट निकल कर जाता है, आपको दुआएं देता है, आपको गले लगाता है
और जब पेशेंट ठीक होकर जाता है तो वो जो फीलिंग आती है, वो फीलिंग इस सेक्रीफाइस से कई गुना ज्यादा अच्छी होती है। आपको ये लगता है कि आपने इतनी सारी फैमिलीज को बचाया, तो वो फीलिंग्स आपको काफी ज्यादा प्लेजर देती है और काफी ज्यादा खुश करती है और मोटिवेट करती है आपको और आगे अच्छा काम करने के लिए। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल बस मैं और ले रहा हूँ कि शुरू में हमने देखा कि जब कोविड नामक महामारी आई तो चिरायू मेडिकल सबसे पहले आगे आया, चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और वो दौर था जब ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में ओपीडी बंद थी, कोविड पेशेंट को देख के दूर से ही लोग निकल रहे थे। उस वक्त इस तरीके की तैयारी कैसे हुई? इसके लिए तो मैं श्रेय डॉक्टर अजय गोयनका सर को दूंगा कि उनका इतना विजन था, इतना फ्यूचर विजन था कि वो बात की बातें इतना सोच सकते थे। अदरवाइज हम लोग तो बस टीम मेंबर्स थे, तो सर ने ऐसा पूछा कि हम कर सकते हैं कि नहीं और क्या तुम साथ हो, तो हमने सोचा कि सर अगर आप साथ हैं तो हम सब साथ हैं। और फिर चीजें होती गई और कारवा बनता गया और लोग इकट्ठे होते रहे और चीजें आगे आगे बढ़ती जाईं। तो शुरुआत का डर भी वो हट गया। जब लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं सर तो फिर चीजें आराम से होती जाती हैं। एक प्रश्न और मैं कृष्णा जी आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे भोपाल के वीआईपी सीएम सहित हॉस्पिटल में भर्ती हुए, चिरायू हॉस्पिटल में, तो उस दौरान इलाज में आम और खास में कोई फर्क हुआ या एक ही तरह का इलाज रहा? सर मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी अंतर आया कि ये आम है और ये खास है। सर जितना राउंड मैं पहले लेता था उतना ही राउंड उनके साथ लेता हूँ और जितना टाइम मैं बाकी लोगों को देता था उतना ही टाइम बाकी जो वीआईपीज आए उनको भी उतना ही टाइम दिया। बस अंतर ये रहा कि जो वीआईपीज थे उन लोगों के साथ में क्वेरीज ज्यादा थी, उनके साथ मिलने वाले लोग ज्यादा थे, क्वेश्चन पूछने वाले लोग ज्यादा थे, और जो नॉर्मल बंदे हैं उनके साथ में ऐसा नहीं था। वहां पर आप पेशेंट को ही सेटिस्फाइड करना होता था आपको, लेकिन वीआईपीज में ये होता था कि उनके साथ वालों को भी सेटिस्फाइड करना होता है आपको कि ऐसा क्यों हुआ, ये रिपोर्ट ऐसी आई, इसमें ऐसा क्यों हुआ। बस अंतर ये था, अदरवाइज प्रोटोकॉल तो सभी के लिए बिल्कुल सेम था। बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूंगा डॉक्टर ए के चौधरी जी हमारे साथ हैं, जो एलन मेडिकल और जेके हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, कोविड सेंटर के भी इंचार्ज हैं। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, आपका बहुत ज़्यादा अनुभव है इस क्षेत्र में। तो मैं आपसे दो चीज़ें जानना चाहता हूँ। पहली बात, जो कोरोना को लेके जो कोरोना केयर है और पोस्ट प्री कोरोना का जो डर है और पोस्ट कोरोना केयर है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। डॉक्टर साहब शायद आपका वहां से डॉक्टर साहब आपका वॉल्यूम बंद है, आप एक बार माइक ओपन कर लीजिए डॉक्टर चौधरी। हम आपको देख सकते हैं डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे तक। माइक ऑफ है आपका शायद। अभी हाँ जी 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 आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब, बताइए। आपको सवाल सुनाई दे गया था? हम लोगों को बहुत कम समय कोरोना के मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट परमिशन दी थी, वो भी अगस्त सितंबर अक्टूबर में परमिशन थी हमारे पास। उसमें हम लोग करीब 5000 पेशेंट को मैनेज किए हुए हैं। हमारे यहाँ 176 डॉक्टर लगे हुए थे, करीब 150-200 नर्सेस लगी हुई थी, राउंड दी क्लॉक थे। पल्मोनरी में हमारे यहाँ पूरे पीजीज भी थे, मेडिसिन पीजी थे, माने ये। और हम लोग खाना उनके लिए 5 स्टार टाइप दिया करते थे, पूरा कवर कैबेज। हमारे यहाँ कोई वीआईपीज़म नहीं था, कोई वीआईपीज़म नहीं था। उनकी हमेशा समस्या ये हुआ करती थी, हम लोग उनको सबको मोबाइल दिए हुए थे, मोबाइल से वो हम लोग बात कर लिया करते थे, उनके पेरेंट्स को उनके घर वालों को दिखा दिया करते थे, ये कंडीशन है। और हम डेली सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक ईपीएन को अपडेट दिया करते थे। हमारे यहाँ मोर्टिलिटी 1.7 1.6 तक रही। तो उनको ये था प्रॉब्लम कि अगर हम होम क्वारंटाइन करेंगे तो क्या करना है। तो आईसीएमआर की गाइडलाइन के साथ होम क्वारंटाइन में उनको गुनगुना पानी पीना है, प्राणायाम, ब्रीदिंग करना है, क्योंकि लंग्स की बीमारी है और लंग्स की जितनी बीमारी होती है उनमें डर हमेशा रहता है कि लंग्स हमारे सारे वाइटल ऑर्गन को नुकसान पहुंचाने की संभावना होती है। अगर ऑक्सीजन दिमाग में नहीं पहुंची, हृदय में नहीं पहुंची, किडनी में नहीं पहुंची, तो हमारे सारे ऑर्गन फेल हो जाते हैं। हमारे दिक्कत सबसे ज्यादा उनमें थी कि जो कि कोमार्बिड कंडीशन वाले पेशेंट आए थे उनको मैनेज करने में हमको आईसीयू रखना पड़ता था। हमारा अस्पताल 750 बेड का एलन मेडिकल कॉलेज है,
इसमें पूरी व्यवस्था होने के साथ साथ हम लोग जितना काम कर सकते किए। हम लोगों ने हर अपने आसपास के मोहल्लों में खाना भी बांटा, मास्क भी बांटे, सैनिटाइजर भी बांटा और सब भी व्यवस्था दी। क्योंकि हम लोग हमेशा ये सोचते थे कि हमें कहीं भी क्लॉटिंग डिफेक्ट ना आ जाए, इसलिए हम सिर्फ सब लोगों को एक ही बात बताना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी खांसी का सिम्टम्स, सिर का दर्द, बदन में दर्द अगर मिल रहा है तो कृपया होम क्वारंटाइन जरूर कर लें। आप आपस में ना मिलें, कम से कम जैसे अभी अभी सदीक नायक बोलता है कि 2 गज की दूरी रखिए, मास्क पहनाइए, सैनिटाइज करिए। ये हम अपनी व्यवस्था करके रखे हुए हैं। हम लोग अलग फ्लोर पर डॉनिंग की व्यवस्था है, अलग फ्लोर पर डॉनिंग की व्यवस्था है। हमारे फ्लोर सिस्टम में है, काफी बिखरा हुआ है, इसलिए हम लोग वो व्यवस्था नहीं होती है। हमारी गेट की एंट्री अलग है, आउट अलग है। हम सभी लोगों को भर्ती करते समय ये बताते हैं कि आपको कम से कम 24 लीटर से 2 लीटर पानी, गर्म पानी पीना। इसके लिए हम लोगों ने हर वार्ड में गीजर लगा के रखे हुए हैं। चाय पानी देने के लिए जो हमें आयुर्वेदिक कॉलेज वालों को कुछ हमको काढ़ा मिलता है तो सप्लाई देते हैं, लेकिन चाय कॉफी की वेंडिंग मशीन ऊपर लगा के रखे होते हैं। हम अपनी व्यवस्थाओं में उनके लिए हमेशा आगे रहे और हमने कोशिश की कि वो ठीक हो जाए किसी तरीके से। और मेरे ख्याल से उसी लिए हमारी 1.6% रही, तो नेशनल मॉर्टेलिटी से हमारी कम है। और हम अभी भी यही बोलते हैं, उनको जिस तरीके की शासन चाहता है उसमें पूरी उनकी मदद करते हैं और अपडेट हमेशा देते रहे। 80%, 85% तक लंग डैमेज हुआ है, वो भी हमारे ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्लाज्मा की व्यवस्था भी पूरी है। हम डिस्चार्ज करते हैं तो उन लोगों को प्लाज्मा डोनेशन की शर्त भराते हैं कि आप अगर जा रहे हैं तो कम से कम आप अपने दूसरे साथियों के लिए प्लाज्मा डोनेशन के लिए अब जरूर आए, अगर आपको फोन मिलता है तो। ऐसा लोग करते भी हैं। हमने बड़ी खुशी है, समाज इसमें बहुत आगे आके काम कर रहा है। हम लोग, जहां तक चिकित्सकों का सवाल है, सुख के साथी रहे हैं जी, गाना गाते हैं, सुख में ना कोई लेकिन दुख में हम हैं। हम लोग बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। आत्मा और कोशिश करते हैं कि कभी किसी को कोई नुकसान ना हो और हमसे जितना बन सकता है उतना हम मदद करने की कोशिश करें। हम जब मास्क बांटते हैं तो पहले बताते हैं कि आपको बाहरी सरफेस को टच नहीं करना है। कान मास्क, नाक मास्क, मुंह मास्क, गला मास्क, नाक और मुंह से जहां से हम सांस लेते हैं वहां हमको ढकना है, उनमें हमें बार बार हाथ नहीं लगाना है। हाथ लगाया तो सैनिटाइज करना है। और अगर डॉक्टर जैसे हम लोग जाते हैं तो घर में हम 4 बार नहाते हैं, सुबह नहा के जाते हैं, दोपहर में आके फिर नहाते हैं, रात को फिर नहाते हैं। इतनी ठंड होने के बाद कभी कभी सर्दी खांसी, कई बार डर लगता है कि हमको कोरोना तो नहीं हो गया, लेकिन हम लोग इतनी केयर रखे हुए हैं। हमारी अच्छी व्यवस्थाएं हैं शासन द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री इतनी व्यवस्था की गई कि हमने ये वैक्सीन भी चल रही है, इसकी कितनी एफिशिएंसी, कितनी सस्ती हो रही है, ये भी हम कर रहे हैं। क्योंकि बाहर की जो हमारी, हमने पल्स पोलियो में काम किया था 94 से लेके, और पल्स पोलियो 0 किया। हमें 3 तरीके, ये नहीं पता कि वायरस का कौन सा म्यूटेट हो रहा है, कौन सा म्यूटेट नहीं हो रहा है, कौन सी जीन पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर भी हमने वैक्सीन बहुत अच्छा, हमको ऐसा मिला है जो कोशिश करता है कि ठीक रहे और अच्छे रहे। जी, बहुत बढ़िया। आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको बुलाया, हमको सुना। जी सर, आपके पास बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। हम आपके पास वापस आएंगे। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रजनीश जोशी जी, जो एम्स भोपाल के कोविड सेंटर के इंचार्ज हैं। अजय जी उनसे प्रश्न पूछेंगे। डॉक्टर रजनीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि कोरोना को लेके बहुत सा भ्रम अभी भी लोगों के दिमाग में है, और एम्स यदि कोई बात बोलता है तो वो बड़ी ऑथेंटिक मानी जाती है। तो वैक्सीन को लेके अभी क्या सिचुएशन है, कब वैक्सीन आएगी, कैसे लोगों को लगेगी, कितने लोगों को उससे लाभ होगा, थोड़ा वैक्सीन को लेके जानकारी दें डॉक्टर रजनीश। देखिए, दुनिया के सभी देश और भारत के भी सभी लोग वैक्सीन के इंतजार में हैं, और ऑब्वियसली
एक पेंडेमिक सिचुएशन है, इसलिए हर देश को और हर साइंटिस्ट को और हर नागरिक को सबको जल्दी है कि वैक्सीन जल्दी आ जाए और जल्दी से हम सब लोगों को वैक्सीनेट कर दें। जी प्रकरण के अंदर कई देशों ने अपनी अपनी वैक्सीन लॉन्च की, कई साइंटिस्ट ग्रुप्स ने लॉन्च की, कई कंपनीज ने लॉन्च की। इनके जी सर। जो शुरुआती रिजल्ट्स हैं, बेसिकली वैक्सीन में वायरस का एक कंपोनेंट होता है जिसको मानव शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये वायरस का जो कंपोनेंट है ये शरीर के अंदर एक छोटे वायरल इन्फेक्शन की तरह बॉडी के इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है ताकि एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएं और ये एंटीबॉडीज जो नेचुरल वायरस है उस इन्फेक्शन को लड़ सके। तो अभी फेज 1 और फेज 2 रिजल्ट जो है पब्लिश हो चुके हैं और कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसमें एस प्रोटीन के mRNA कंपोनेंट हैं या फिर एस प्रोटीन इटसेल्फ है, इसके अलग अलग भाग हैं। उन सब में फेज 1 और फेज 2 स्टडीज के अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन पाया गया है। तो आएंगी, ये बात हम सबको मालूम है। इसके बाद हमेशा एक फेज 3 जो है फेज 3 ट्रायल में ये देखा जाता है कि एंटीबॉडी बनने से क्या वो एंटीबॉडी वायरस के खिलाफ प्रोटेक्शन दे रही है कि नहीं। फेज 3 के रिजल्ट्स अभी अखबारों में और मीडिया में हैं, लेकिन साइंटिफिक पब्लिकेशन के अंदर एक बार एक रिव्यू प्रोसेस होता है, उसके बाद ये रिजल्ट्स आएंगे। होपफुली जनवरी या फरवरी तक फेज 3 के पहले रिजल्ट्स पब्लिश भी हो जाएंगे, ओपन डोमेन में आ जाएंगे। अब फेज 3 के अंदर वैक्सीन की जो अभी तक प्रारंभिक जितनी आकलन है उसके अंदर एफिकेसी अलग अलग वैक्सीन की करीब 70 से 90% के बीच में पाई गई है, जो एनकरेजिंग है। होती है कि वैक्सीन से फायदा तो हो रहा है, कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, क्योंकि जब हम लाखों और करोड़ों लोगों को वैक्सीनेट करने की बात कर रहे हैं तो हमको हमेशा एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में भी जानना होता है। अभी तक के शुरुआती लक्षणों में ये तय भी किया जाता है परीक्षणों में कि डोज कितनी देनी है, एक इंजेक्शन देना है कि 2 देना है, कम डोज में देना है कि अधिक डोज में देना है। तो उम्मीद है कि फरवरी 2021 तक जब हम हमारे देश में भी कोरोना का पूरा 1 साल पूरा कर पाएंगे, हमारे पास विश्व में कम से कम 2 से 3 सक्सेसफुल वैक्सीन होंगी। उनमें से जो एक वैक्सीन जिनकी ट्रायल आगे चल रही है उनमें से कुछ वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में ही हो पाएगा और फिर बात आएगी सप्लाई चेन के जरिए हर व्यक्ति को वैक्सीनेट कराने की। तो इसमें अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन दूर नहीं है। संयम हम सबको बरतना होता है, क्योंकि ध्यान में दें कि बहुत सारे बीमारियों के खिलाफ आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है। हमारे पास HIV की वैक्सीन नहीं है, डेंगू की वैक्सीन नहीं है, मलेरिया की वैक्सीन नहीं है, लेकिन इनसे बचाव के तरीके हैं। अगर चीजें जिस प्रकार से चल रही हैं उसी प्रकार से ठीक दिशा में चलें तो होपफुली हमारे पास कोविड के लिए एक सक्सेसफुल वैक्सीन होगी और ये सक्सेसफुल वैक्सीन में साइड इफेक्ट होपफुली कम होंगे ताकि हम लाखों करोड़ों लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। फिर भी वैक्सीनेशंस के बावजूद हमें बीमारियों से बचने के जो और सरल तरीके हैं वो शायद हम बंद नहीं कर पाएंगे। हमें फिर भी काफी समय तक मास्क पहनना पड़ेगा। वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में सही आकलन उसके शुरुआत होने से 6 महीने बाद ही हम लगा पाएंगे कि इससे जो मामले हैं वो कम हो रहे हैं कि नहीं। हमको भीड़ भाड़ से दूर फिर भी रहना पड़ेगा, लेकिन हाँ, हमारे पास मेडिकली और साइंटिफिकली प्रूवन उसको कंट्रोल करने का एक तरीका होगा ताकि लोगों को जो सीवियर इन्फेक्शंस हैं वो ना डेवलप हो जाए, जो माइल्डर इन्फेक्शंस हैं उन्हीं से इम्यूनिटी जो है वो प्राप्त की जा सके। अब कौन सी वैक्सीन सफल होगी, -70 स्टोरेज वाली होगी कि -20 वाली स्टोरेज वाली होगी कि रूम टेम्परेचर वाली होगी कि भारत की होगी कि रूस की होगी कि यूके वाली वैक्सीन होगी, ये थोड़ा जल्दी है। बट हाँ, ये इस चीज पे सबका एक समान मत है दुनिया भर में कि फरवरी महीने तक विश्व में कम से कम 2 से 3 ऐसी वैक्सीन आ जाएंगी जो लोगों को कोविड से बचाने में सक्षम होंगी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी और लेटेस्ट अपडेट भी किया कोरोना जो वैक्सीन आने वाली है।
अब मैं बात करूंगा, हमारे साथ हैं डॉक्टर जूही गुप्ता जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज भोपाल। अजय जी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। डॉक्टर जूही, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि आपने होम्योपैथिक के थ्रू काफ़ी सारे मरीजों को ठीक किया है, लेकिन अभी एक आम सामाजिक धारणा ये है कि जो होम्योपैथी है ये बहुत स्लो है, और जब इमरजेंसी वाली कोई बीमारी होती है जहाँ पे तुरंत राहत मिलनी चाहिए मरीज को, वहाँ पे होम्योपैथिक पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं पहले तो मैं बताऊं, मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी विषय में शिक्षिका हूँ। और सबसे पहली बात जो मैं आपसे बताना चाहूंगी कि हर चिकित्सा पद्धति की अपनी विशेषताएं और अपनी सीमाएं दो होती है। तो जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है या आयुष चिकित्सा पद्धतियां हैं, वो आपके शरीर में कोई बाहरी प्रभाव न करके शरीर के अंदर जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको स्टिमुलेट करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवोकिंग आपके अंदर की खुद की एबिलिटी। अब ये एबिलिटी तो उतनी ही इवोक होगी जितनी एबिलिटी उस शरीर में रोग से लड़ने की है। आप कोविड के केस में देख लीजिए कि एक परिवार में 4 लोग संक्रमित होते हैं, एक ही सोर्स है इन्फेक्शन का, और चारों का प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग है। मतलब ये डिजीज, और सिर्फ यही नहीं, हर डिजीज एक अपने इंडिविजुअलाइज्ड पैटर्न से, अपने उस व्यक्ति की जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, उसके अनुसार वो डिजीज उसमें एक्सप्रेस होती है। और हम आयुष की चिकित्सा पद्धतियों में होम्योपैथी एलोपैथी से जन्म लिया है। एक एलोपैथिक चिकित्सक ने होम्योपैथी को जन्म दिया है। तो ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम दवाओं के सोर्सेस तो वही रखते हैं, परंतु हम एकदम से, जैसे कहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं करते हैं। जैसे हमें बुखार अगर कम करना है तो हम कभी भी सब नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं लेके जाते पेशेंट को, हम उसके फीवर को ग्रेजुअली स्टेप डाउन करते हैं। तो हमारा मेथड अलग है, और इसी मेथड की वजह से ये समझ शायद समाज में है। लेकिन इसके लिए मैं एक बात जरूर कहूंगी कि इमरजेंसी में किसी भी प्रकार के रिस्क को लेने के लिए मैं एक चिकित्सक हूँ। इस डिजीज में मैंने चिरायू हॉस्पिटल में, डॉक्टर कृष्णा भी हमारे साथ थे, हमने 300 मरीजों पे काम किया और बहुत अच्छा प्रभाव दिया। अस्पताल भी अभी तक आयुष का बिल्डिंग से रिस्क नहीं लेते, लेकिन आप ये बात मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म में इट इज ओनली द पेशेंट्स एबिलिटी टू फाइट, जो उस व्यक्ति की क्षमता है रोग से लड़ने की, लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में सिर्फ वही काम आएगी। चाहे हम वैक्सीन दे दें, चाहे हम रोग से बचा लें, और चाहे हम उपचारित करें। जी, बहुत बढ़िया मैडम, थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर परविंदर लुबाना जी, जो डायरेक्टर हैं एप्पल हॉस्पिटल इंदौर, डायरेक्टर दशमेश हॉस्पिटल इंदौर और कोविड के इंचार्ज भी हैं। तो मूल रूप से डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये इंदौर में इतनी कोरोना की लहर बार बार कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, जबकि इतना सफाई में नंबर 1 शहर है, फिर भी ऐसी परेशानी क्यों आती है? थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। सबसे पहले तो बाकी जितने वक्ता और आज के स्टॉक के एक्सपर्ट्स हैं उनको मैंने सुना जी। सब लोगों ने बहुत काम किया, सब लोगों को ढेर सारा साधुवाद। इतने ज्यादा हार्ड वर्क के बाद भी हम लोग इतनी बड़ी सिचुएशन को हैंडल कर पाए हैं, कंट्रोल कर पाए हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैं सुन रहा था दोनों मेडिकल कॉलेजेस के बारे में कि सारे लोगों का एक प्रयास जो रहा आखिर में कि हम मोर्टेलिटी को कैसे कम कर सकें, और बहुत अच्छे तरीके से सभी लोगों ने अपनी मोर्टेलिटी को कम किया है। यही एक डिफरेंस है जो पूरी दुनिया के जितने कोविड के जितने रिजल्ट्स हैं अंत के, उनसे हम हिंदुस्तानियों को बेहतर बनाता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दुनिया में मोर्टेलिटी रेट कहीं कम रहा तो हम लोगों के पास ही रहा। जैसा मैं सुन रहा था सारे लोगों से कि यदि मैंने मास्क को ठीक तरीके से यदि नहीं पहना है तो बहुत छोटी सी सावधानी भी हमको कोविड पॉजिटिव बना देती है। तो कहीं ना कहीं लोगों में वो सावधानी की कमी तो रही होगी, जबकि इंदौर के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के कैंप्स चले हैं, प्रोग्राम चले हैं, वेबिनार्स हुए हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर के तरफ से हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के तरफ से हो, बहुत सारी चीज़ें हुई है। उसके बावजूद इंसिडेंट्स का बढ़ना तो चिंताजनक है ही है। हमको लगता है कि हमको थोड़ा सा भोपाल या बाकी शहरों के बनिस्बत और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये हम लोग एक्सेप्ट करते हैं,
कि कहीं ना कहीं किसी सावधानी में कोई चीज की कमी तो आई है, चाहे सैनिटाइजर के लेवल पे हो, चाहे मास्क लगाने के लेवल पे हो, कहीं ना कहीं शासन के लेवल पे भी हमने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की। इंदौर के अंदर बहुत सारे अस्पताल है, मध्य प्रदेश में शायद सबसे ज्यादा कोविड सेंटर इंदौर के अंदर डिक्लेयर किए गए और मरीजों की संख्या भी बहुत रही, ठीक भी बहुत हुए। शायद मोर्टेलिटी भोपाल के बराबर ही हो या उससे कम या ज्यादा थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन अंत में इंसिडेंस बढ़ने का जो प्रमुख कारण है वो यही समझ में आया कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स तो बहुत ज्यादा हुआ ही है और कहीं सामाजिक गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा हुई और उसके चलते भी कोविड का इंसिडेंस बढ़ा है इंदौर शहर में। जी धन्यवाद सर। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेंद्र वर्मा जी, जो एडवोकेट हैं, कोविड पेशेंट भी रहे और इसके साथ साथ वर्मा जी ने अपना प्लाज्मा भी डोनेट किया। तो महेंद्र जी थोड़ा सा अपने अनुभव बताएं, कैसी आपकी जब कोरोना आप संक्रमित हुए तब आप क्या स्थिति थी, फिर उसके बाद आपने कैसे प्लान किया कि अब आप प्लाज्मा डोनेट करेंगे और उसके बाद आपके अनुभव क्या रहे, बताएं। पहले तो इस मीट में उपस्थित सभी डॉक्टर से मैं आ गया था, पॉजिटिव आ गया था जून में और मैं चिरायू हॉस्पिटल में एडमिट रहा। निसंदेह एक अलग तरीके का अनुभव रहता है, क्योंकि जीवन में कभी ऐसा अनुभव ईश्वर न करे किसी दुश्मन को भी प्राप्त हो। उसके बाद में जब पूर्णतः स्वस्थ हो गया तो कोरोना पेशेंट्स के पेरेंट्स काफी हद तक मेरे को फोन करते रहे कि आप प्लाज्मा डोनेट कर दीजिए। प्लाज्मा, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी प्लाज्मा की, ना मैंने कभी इस बारे में सुना ना पढ़ा था। इन सब समस्याओं को देखते हुए, चूंकि मैं तो उन लोगों को जानता नहीं था जो कोविड पेशेंट थे, वो कहाँ एडमिट है क्या है। एक व्यक्ति का फोन आया मेरे पास, एक जिनकी हस्बैंड जो हैं जेके हॉस्पिटल में एडमिट थे और सिर्फ उनकी एज 45 ईयर्स थी, मैं खुद 42 का हूँ। ये सुन के मैं शॉक था कि वो व्यक्ति आइसोलेट, उसमें काफी हद तक स्थिति खराब है उनकी और सुधार नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स ने उनको जो है प्लाज्मा के लिए एडवाइस दी है। बाद संपर्क किया, थोड़ी सी जानकारी मैंने चाहिए, फिर उन्होंने डॉक्टर से मेरी बात कराई कि प्लाज्मा कुछ नहीं है। मैं पूर्व में काफी बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, तो मुझे पता था कि ब्लड डोनेट की स्थिति रहती है। प्लाज्मा एक अलग थेरेपी है। देन उसके बारे में मैंने फिर गूगल वगैरह पर सर्च किया तो पता चला ऐसी कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। मैंने एक मानवता के नाते और भारत के नागरिक होने के नाते अपना कर्तव्य समझते हुए जो मुझसे बन सका वो मैंने किया है। इसके लिए मुझे गर्व होता है और मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। किसी तरह का मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है कभी। आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और मैं अपना दूसरे दिन ही अपना कार्य करने लगा था। आज भी पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैंने जिस व्यक्ति को प्लाज्मा डोनेट किया था वो भी अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है। चलिए, आपका प्लाज्मा डोनेशन सार्थक हो गया। बढ़िया जानकारी सर आप लोगों ने दी। आपकी जानकारी का निश्चित तौर पर हमारे दर्शक विशेषकर युवा लाभ उठाएंगे। तो एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद, तहे दिल से सभी डॉक्टरों का धन्यवाद। और आपका, आप ही के प्रयास से ये कोरोना खत्म होगा और देश जो हमारा अभी तक बचा हुआ है वो सिर्फ आप लोगों के प्रयास है। तो पुनः आपके लिए धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार।